आपके फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि अब तक हमने फॉर्मेट के हवाले से, इनकम टैक्स के फॉर्मेट के हवाले से, जो हम सैलरीड पर्सन का फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं, उसके हवाले से हम 9 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। 9 लेक्चर्स हो चुके हैं फॉर्मेट के हवाले से, जो कि हमने सैलरीड पर्सन के टैक्स कैलकुलेशन के हवाले से स्टार्ट किया हुआ है फॉर्मेट। उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हवाले से 9 लेक्चर्स हो चुके हैं और हम उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 को कंप्लीट कर चुके हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पर जाना है और फिर प्रॉपर्टी के बाद कैपिटल गेन और फिर अदर सोर्सेज, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर कैपिटल गेन और फिर अदर सोर्सेज पे जाना है। और उसके बाद फिर हमने टैक्स कैलकुलेशन सीखनी है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम फॉर्मेट पढ़ते जाएंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन के 6-7 क्वेश्चन हैं जो साथ साथ कवर होते जाएंगे। अब तक जो हमने सैलरी का पोर्शन पढ़ा है, उस सैलरी के पोर्शन में से हमारे 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल अटेम्प्ट हो रहे हैं। आपको जो फॉर्मेट दिया गया आउटलाइन आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 अब तक जो हमने फॉर्मेट का पोर्शन पढ़ा है, उससे 2 क्वेश्चन आपके ये क्लियर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ परक्विजिट्स, बेनिफिट्स, अलाउंसेस, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर या इंजॉयड बाय द सैलरीड इंडिविजुअल एंड डिस्कस देयर टैक्सेबिलिटी अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अब तक जो आपने 9 लेक्चर्स फॉर्मेट के पढ़े हैं उनसे रिलेटेड। और क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मेंट बाय प्रोविडेंट फंड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, इट्स वर्किंग एंड टैक्सेबिलिटी, क्या प्रोविडेंट फंड बनता कैसे है और इसकी टैक्सेबिलिटी क्या है, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मेट में। अब हमने इसको थ्योरेटिकली डिस्कस करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ परक्विजिट्स, बेनिफिट्स, अलाउंसेस, फैसिलिटीज़, वो कौन कौन से परक्विजिट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं जो एक सैलरीड पर्सन इंजॉय करता है और उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है। अब आ जाएं अपनी बुक्स पर। आपकी बुक पर पेज नंबर 76 है जहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। आप क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 76 पर देखें, लिखा हुआ है फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, ये वो बेनिफिट्स हैं, ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ आप इसको थ्योरेटिकली करना है। डाटा वही है, टैक्सेबिलिटी वही है जो आपने पहले 9 लेक्चर्स में पढ़ी है, सिर्फ उसको स्टेटमेंट्स बनाकर लिखना है, नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पैराग्राफ बनाकर वर्डिंग्स में, स्टेटमेंट्स की शक्ल में। डाटा वही है, कॉन्सेप्ट वही है, मीनिंग्स वही हैं। इस वजह से मैंने कहा था ये बड़ी लिटिल एफर्ट से आपका प्रिपेयर हो जाएगा, बड़ी लिटिल एफर्ट से आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा टॉपिक। सबसे पहला बेनिफिट है बेटा अकोमोडेशन। नंबर 1 है जी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के हवाले से आपने पढ़ा है कि कंपनी अपने मुलाजमीन को रिहाइश के हवाले से अकोमोडेशन अलाउंस देती है, जिसको हाउस रेंट अलाउंस कहा जाता है। कि कंपनी आपको मकान वगैरह नहीं देती, क्या दे देती है, माहाना सैलरी में नकद रकम दे देती है, दैट इज कॉल्ड हाउस रेंट अलाउंस। इसकी टैक्सेबिलिटी भी आपने पढ़ी हुई है कि हाउस रेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। क्या लिखा हुआ है, इफ एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एनी अकोमोडेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस या अकोमोडेशन अलाउंस का मतलब है रिहाइश के लिए मकान दिया हुआ है, और हाउस रेंट अलाउंस द होल अमाउंट सो रिसीव विल बी टैक्सेबल। आपने पढ़ा हुआ है कि अकोमोडेशन अलाउंस फुली क्या होता है, टैक्सेबल होता है। ये तो पहली सूरत हो गई, ए पॉइंट हो गया, अकोमोडेशन का एक तरीका हो गया। आगे इलिस्ट्रेशन है। इलिस्ट्रेशन आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस के लिए, पेपर में थ्योरेटिकली नहीं लिखनी है आपने। जब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा ना, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, तब आपने इलिस्ट्रेशन नहीं लिखनी। इसको काट दें बेशक, लेकिन इसको काटना इसलिए नहीं है पेंसिल के साथ, क्योंकि आपने इसको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना होता है, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। अब आ रहे बी पॉइंट पर, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बी पॉइंट लिखना है। अकोमोडेशन फैसिलिटी, रिहाइश की सहूलत। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कंपनी आपको मकान देगी तो क्या करना है, मकान की कीमत का नहीं, आपने मिनिमम टाइम स्केल का 45 या 30% लेना है। 45 या 30% लेना है। 45% तब जब बिग सिटी होगी, 30% तब जब अदर देन बिग सिटी होगी। और अगर मकान के साथ आपको अमाउंट ऑफ रेंट भी एंटाइटल्ड कर दी जाए, एंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट भी दे दी जाए, रेंट की रकम भी ऑफर कर दी जाए, तो फिर
तो फिर आपने दोनों में से देखना है जो रकम बड़ी होगी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ द अकोमोडेशन एम्प्लॉयर प्रोवाइड द फर्निश्ड और अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, द फॉलोइंग विल बी एडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉई एज वैल्यू ऑफ दिस परक्विजिट। इस परक्विजिट की कीमत कैसे निकालेंगे? जो मकान मिल जाएगा ना, जब रिहाइश की सहूलत मिलेगी, फिर कीमत कैसे निकालेंगे? कहता द अमाउंट वुड हैव बीन पेड बाय द एम्प्लॉयर इन केस ऑफ सच अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। वो रकम ले लेनी है जो कंपनी आपको दे रही होती है अगर आपको अकोमोडेशन ना मिले, रिहाइश ना मिले, मतलब वो अलाउंस लिख लेना है आपने। नंबर 1 वो लिखना है। दूसरे नंबर पे क्या करना है? 45% लेना है मिनिमम टाइम स्केल का। दोनों को लिखना है इनर कॉलम में, मैंने करके भी बताया हुआ है आपको। जो अमाउंट कंपनी आपको अलाउंस की मद में दे रही होगी, नंबर 1 उसको लिखना है, और नंबर 2 आपने 45% ले लेना है मिनिमम टाइम स्केल का। और फिर क्या करना है? विच एवर ऑफ 1 and 2 इज हायर। पेज नंबर 77 पर आ जाए, ऊपर लिखा हुआ है 1 और 2 में से जो रकम बड़ी होगी। पेज नंबर 77 पर लिखा हुआ है 1 और 2 में से जो रकम बड़ी होगी वो आपने टैक्सेबल कर देनी। तो ये वही चीज़ें हैं ना जो आपने फॉर्मेट में पढ़ी हुई हैं। फॉर्मेट का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ है अकोमोडेशन की फैसिलिटी जो है। पहले तो बेसिक का लेक्चर था, फॉर्मेट का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हमने इसे डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, इसका सोल्यूशन है, ये छोड़ देना, जाहिर सी बात है आपने नोट्स लाजमी करने हैं। नोट्स वही हैं जो मैंने आपको फॉर्मेट में भी लिखाए हुए हैं। इफ देर इज नो टाइम स्केल, अगर मिनिमम टाइम स्केल गिवन ना हो तो मैंने क्या बताया था? बेसिक सैलरी शुड बी यूज फॉर कंप्यूटेशन। फिर सेम प्रोसीजर इज अडॉप्टेड वेदर अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर फर्निश्ड और, ये भी मैंने फॉर्मेट में लिखवाया हुआ है आपको कि चाहे फर्निश्ड अकोमोडेशन हो चाहे अनफर्निश्ड अकोमोडेशन हो, कैलकुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकोमोडेशन का तीसरी सूरत अकोमोडेशन की, अगर आपको मकान की सहूलत मिले अदर देन बिग सिटी, मकान की सहूलत मिले अदर देन बिग, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने करना है तो आपने सिर्फ थ्योरी करनी है, आपने इलस्ट्रेशंस को नहीं करना। कहता जी इन द एरियाज अदर देन बिग सिटी द हाउस अलाउंस एडमिसिबल टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज 30% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। अगर मकान किसी ऐसी जगह पर मिला है जो अदर देन बिग सिटी में आता है, मुफस्सल एरियाज में आता है, तो फिर मिनिमम टाइम स्केल का 30% लिया जाएगा of the basic salary. In such areas value of accommodation will be calculated as under. इन एरियाज में वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन इस तरह निकाली जाएगी, जो अमाउंट कंपनी आपको पे कर रही है, द अमाउंट विच वुड हैव बीन पेड बाय द एम्प्लॉयर इन केस सच अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। अगर अकोमोडेशन ना मिले तो जो अलाउंस आपको मिलता है उसको लिख लेना है, और फिर 30% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल को ले लेना है। इन दोनों में से जो रकम बड़ी होगी, विच एवर इज 1 and 2 इज हायर, जो रकम बड़ी होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये अकोमोडेशन का बेनिफिट यहाँ पर नंबर 1 बेनिफिट कंप्लीट हो गया। सेकंड बेनिफिट जो आपने पढ़ा हुआ जी, सारे बेनिफिट्स इस क्वेश्चन में लिखने हैं। थ्योरी जब करेंगे ना तो ये बड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन बन जाएगा। जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा मैं घर से आपको असाइनमेंट देता हूँ करने के लिए, आपने इसको थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने रजिस्टर्स पर अपने पेज निकाल कर, असाइनमेंट पेज निकाल के लिख लेना है, ताकि पेपर में आपको बुक से ना याद करना पड़े, आप अपने नोट से याद करें इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली, क्योंकि इसमें दरमियान में इलस्ट्रेशन आ रही है, पता नहीं चलता, बंदा कन्फ्यूज रहता है कितने पेजेस का क्वेश्चन मैं कैसे याद करूँगा। तो जब आप इसे खुद अपने वर्ड्स में अपने पास अपनी राइटिंग से लिख लेंगे ना तो ये याद करना बड़ा आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं लगेगा, लेंथी भी नहीं लगेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 नहीं करनी आपने जी, पेज नंबर 79 पर आ जाएं। पेज नंबर 79 पर बेटा सेकंड बेनिफिट है कन्वेंस का। पेज नंबर 79 पर सेकंड बेनिफिट है बेटा कन्वेंस का। कन्वेंस क्या है? कन्वेंस मतलब जो आपको सवारी की सहूलत मिलती है, जो सवारी की सहूलत मिलती है दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंस। तो ये सवारी की सहूलत, कन्वेंस अलाउंस भी मुख्तलिफ तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, कन्वेंस की फैसिलिटी भी मुख्तलिफ तरीके से प्रोवाइड की जाती है। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि कंपनी कन्वेंस अलाउंस, फॉर्मेट के 3rd लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया है कि कंपनी आपको कन्वेंस अलाउंस दे दे, नकद रकम दे दे हर महीने सैलरी में। इफ द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स कन्वेंस अलाउंस टू हिज एम्प्लॉई द होल अलाउंस विल बी फुली टैक्सेबल। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉई को कन्वेंस अलाउंस दे देगी तो ये कन्वेंस अलाउंस क्या होगा? फुली टैक्सेबल होगा। इसके बारे में इलस्ट्रेशन नंबर 9 गिवन है, ये भी आपने नहीं करनी। सेकंड पार्ट है जी कन्वेंस के हवाले से, क्या है जी वो? कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज ऑफ एम्प्लॉई। आपने पढ़ा है कि अगर आपको गाड़ी की सहूलत मिल जाती है, कंपनी आपको कार दे देती है जिस मर्जी मॉडल की, जिस मर्जी कंपनी की, जितने मर्जी टायर्स वाली, 4 व्हीलर 6 व्हीलर्स, कोई भी गाड़ी कंपनी आपको दे दे, तो क्या करना है? अगर ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी मिली है तो कार की कीमत का 10% लेना है, कार की फेयर मार्केट वैल्यू का 10% लेना है और वो टैक्सेबल होगा। अगर कार पर्सनल यूज़ के लिए मिलेगी
तो कार की फेयर मार्केट वैल्यू का 10% लेना है और वो टैक्सेबल होगा। इफ द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड अ कन्वेंस टू द एम्प्लॉई फॉर प्योरली पर्सनल यूज, सिर्फ ज़ाती इस्तेमाल के लिए कार मिलेगी। टैक्स ट्रीटमेंट में इसकी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यूज द 10% ऑफ द कॉस्ट विच द एम्प्लॉयर पेड फॉर एक्वायरिंग द मोटर व्हीकल, कंपनी ने मोटर व्हीकल के लिए जितने पैसे अदा किए हैं उसका 10% दिया जाएगा, विल बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ द एम्प्लॉई, और वो 10% लेकर टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। वो 10% लेकर टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर सी पार्ट है जी, अगर ये कन्वेंस आपको मिलती है पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज, अगर ये कार मिलती है जी जुजवी तौर पर ज़ाती इस्तेमाल के लिए और जुजवी तौर पर ऑफिशियल यूज़ के लिए, तो आपने पढ़ा है कार की वैल्यू का फिर 5% लेना है। कन्वेंस फैसिलिटी की ट्रीटमेंट फिर ये होगी कि कार की वैल्यू का 5% लेना है आपने। When a motor vehicle is provided by the employer to use by the employee for both official and personal purpose, then 5% of the cost paid by the employer for acquiring the motor vehicle will be included in the income of the employee। तो फिर आपने 5% लेना है और 5% लेकर उसे टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देना है। और थर्ड पार्ट है बेटा, डी पार्ट है जी, कन्वेंस प्रोवाइडेड फॉर ऑफिशियल यूज ओनली। ये ई पार्ट पहले दिया हुआ है, कन्वेंस प्रोवाइडेड फॉर ऑफिशियल यूज अगर होगा तो वो फुली एग्जाम्प्ट होगी। डी पार्ट है बेटा, अगर कन्वेंस आपको लीज पर लेकर दी हो तो हमने कहा था इसकी वैल्यू से कोई फर्क, कन्वेंस की वैल्यू लीज पर ली गई होगी उससे कोई फर्क ट्रीटमेंट पर नहीं पड़ेगा। हमने कौन सी वैल्यू लेनी है? फेयर मार्केट वैल्यू। बेशक किस्तों में कीमत जितनी मर्जी बने, हमने जिस दिन कंपनी ने हमें गाड़ी दी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को लेना है और फिर उसकी ट्रीटमेंट करनी है। इन केस द मोटर व्हीकल इज एक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन लीज, द फेयर मार्केट वैल्यू एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज विल बी असर्टेन्ड। इन केस द बी अबव 10% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू एंड 5% ऑफ सच केस विल बी एडेड इन द टोटल इनकम। इसके जो नोट्स है ना वो आपने एग्जैक्टली कहाँ जाके करने हैं, वो जो फॉर्मेट में आपको करवाए हुए हैं। क्या बोला कि कार की जो सी मर्जी कंपनी हो उसकी कोई ट्रीटमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार के रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंस जो मर्जी बियर करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्यूल एक्सपेंस जो मर्जी बियर करे उससे ट्रीटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भी मैंने नोट्स में लिखवाया था कि अगर कार की वैल्यू ना गिवन हो, कार की फेयर मार्केट वैल्यू अगर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम में गिवन नहीं होगी तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट भी नहीं होगी। हम छोड़ देंगे, हम कहेंगे कार की वैल्यू नहीं है तो इसकी ट्रीटमेंट भी नहीं है। ऐसा नहीं करना कि आपने वहाँ पर बेसिक सैलरी ले लेनी है। तो जिसमें बताया होगा जो टैक्स रूल होगा उसी को फॉलो करना है, खुद से अजम्पशन नहीं क्रिएट करनी है आपने। ठीक हो गया जी, आगे चलें जी। कन्वेंस के बाद नेक्स्ट बेनिफिट है बेटा मेडिकल का। मेडिकल के बारे में भी आपको 3 चीज़ें बताई हुई हैं। मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल बिल्स रीइंबर्स्ड हैं, और तीसरी चीज़ बताई हुई है जी फ्री हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल फैसिलिटी। कंपनी आपको फ्री सहूलत दे दे जी, फलां जगह से इलाज करवा लें। है तो 3 पॉइंट, उसने 2 के अंदर दिए हुए हैं। फिर बताया हुआ जी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मुलाजमत की शराइत के मुताबिक होगा तो एग्जाम्प्ट होगा वरना टैक्सेबल होगा। और अगर मेडिकल बिल रीइंबर्स करवाने हैं ना आपने, आप चाहते हैं आपके मेडिकल बिल्स हुए हैं वो रीइंबर्स हो जाएं, तो फिर उसके लिए ज़रूरी ये है कि जिस क्लिनिक से, जिस डॉक्टर से आपने इलाज करवाया है, जिस हॉस्पिटल से इलाज करवाया है, उनका NTN नंबर होना चाहिए। अगर उनका NTN नंबर नहीं है तो आपको फिर बिल्स रीइंबर्स नहीं होंगे। और अगर मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ अगर मेडिकल अलाउंस भी मिलता है तो फिर मेडिकल अलाउंस 10% एग्जाम्प्ट नहीं होगा। अदरवाइज मेडिकल अलाउंस 10% एग्जाम्प्ट होता है। तो डिस्कस करते हैं जैसे मेडिकल चार्जेस, हॉस्पिटल चार्जेस और मेडिकल अलाउंस। इसकी थ्योरी देखें, ये 2 पॉइंट्स में दी हुई है आपको। रिसीव फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन, और बोथ आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन की सहूलत मिल जाती है, और बोथ बाय द एम्प्लॉयर, और रिसीव रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, या मेडिकल एक्सपेंसेस आपको रीइंबर्स कर दिए जाते हैं अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक, रोज़गार के जो आपके मुलाजमत का एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक अगर आपको ये सहूलतें मिल जाती हैं तो फिर ये फुली एग्जाम्प्ट है। होल सच बेनिफिट विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। होल सच बेनिफिट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। It is necessary, however, that national tax number of the hospital or clinic is provided
उसके लिए ज़रूरी है कि आपके नेशनल टैक्स नंबर है, हॉस्पिटल का जो है, डॉक्टर का जो NTN नंबर है वो बना होना चाहिए, फिर मेडिकल बिल्स रीइंबर्स होते हैं। एंड आल्सो सर्टिफाइड एंड अटेस्ट द मेडिकल और हॉस्पिटल बिल, सिर्फ ये नहीं बल्कि उसने मेडिकल बिल्स को क्या किया हो, अटेस्ट भी किया हो। उस हॉस्पिटल का जो इंचार्ज है, जो MS है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, जो ऑफिसर है, उसके दस्तखत होना ज़रूरी है। उसके बाद है जी, अगर मेडिकल अलाउंस मिल जाता है तो हमने पढ़ा हुआ है मेडिकल अलाउंस 10% बेसिक सैलरी का एग्जाम्प्ट होता है। इन केस वेयर द अबव मेंशन फैसिलिटीज़ आर नॉट प्रोवाइडेड, अगर ऊपर दी गई सहूलतें ना मुहैया की जाएँ फॉर इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मुलाजमत से रिलेटेड, एनी मेडिकल अलाउंस गिवन बाय द एम्प्लॉयर विल बी एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो फिर मेडिकल अलाउंस की ट्रीटमेंट ये होगी कि उसमें से मेडिकल जो 10% ऑफ बेसिक सैलरी मेडिकल अलाउंस में से क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 39 में इसका एक्सप्रेशन भी है, इसको करके भी दिखाया गया है कि मेडिकल अलाउंस मिल रहा है 60,000, उसमें से एग्जाम्प्ट कर दिया 10% ऑफ बेसिक सैलरी 5,40,000 थी, 10% माइनस किया तो 54,000 माइनस हो गया, बाकी 6,000 टैक्सेबल हो गया। बहरहाल ये इलस्ट्रेशन आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन में नहीं लिखनी। मेडिकल के बाद बेटा अगला बेनिफिट है जी एंटरटेनमेंट का। एंटरटेनमेंट के बारे में भी आपने सारा फॉर्मेट में पढ़ा हुआ है, उसी को बेशक लिख दें, ये देखें ये सब कुछ वही लिखा हुआ है, सिर्फ स्टेटमेंट की मद में है, फुल स्टॉप, कॉमा, नैरेटिव फॉर्म में यूज़ की गई है। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द टैक्स रूल रिगार्डिंग एंटरटेनमेंट। कहता है एक्चुअल एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द एम्प्लॉई, जो एक्चुअल एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इंकर्ड होते हैं फॉर एंटरटेनमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी के बिहाफ पर आप एंटरटेनमेंट करते हैं, सैरो तफरी के लिए जाते हैं, इंजॉयमेंट कंपनी करवाती है, होटल में स्टे करवाती है, फॉरेन टूर्स करवाती है कंपनी, तो जितने भी एक्सपेंडिचर आते हैं एंटरटेनमेंट के, कंपनी अगर आपको वो रीइंबर्स कर दे एंड देन रीइंबर्स, वो एक्सपेंडिचर के बिल आप ला कर दें, होटल के, ट्रैवलिंग के, कंपनी आपको वो रीइंबर्स कर दे, तो दैट आर नॉट टैक्सेबल, तो वो फुली एग्जाम्प्ट है, उन पर कोई टैक्स नहीं होगा। और इसी तरह हमने डिस्कस किया था, इफ द एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड फ्री टी कॉफ़ी फैसिलिटी, दफ्तरी औकात के दौरान आपको टी और कॉफ़ी की, लंच नहीं, टी और कॉफ़ी की सहूलत मिलेगी ना, दैट इज़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज वर्क, ड्यूटीज़ के दौरान, वर्क के दौरान, नथिंग विल बी एडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एम्प्लॉय फॉर टैक्स पर्पजेज, तो टैक्स पर्पजेज के लिए उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। और अगर आपको फ्री और सब्सिडाइज फूड मिलता है, खाना मिलता है, सस्ता या मुफ्त खाना मिलता है कंपनी की तरफ से, ऑफ होटल, अगर होटल के एम्प्लॉय हुए, रेस्टोरेंट्स के एम्प्लॉय हुए ड्यूरिंग द ड्यूटी आवर्स, तो वो भी फुली एग्जाम्प्ट है। ऑफिस आवर्स के दौरान जो मुलाजमीन को, होटल या रेस्टोरेंट्स के मुलाजमीन को जो सस्ता या फ्री खाना मिल जाता है वो भी फुली एग्जाम्प्ट है। इन ऑल अदर रिमेनिंग केसेस, और मैंने बताया था कि अगर बिजनेस की नेचर डिफरेंट है, बिजनेस है टेक्सटाइल का, बिजनेस है शुगर मिल का, बिजनेस है फ्लोर मिल का, और वो आपको लंच फैसिलिटी देते हैं, तो वो फुली टैक्सेबल होगी, वो फुली टैक्सेबल होगी। इन ऑल द रिमेनिंग केसेस, बाकी सारे केसेस में द एंटायर अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव बाय एम्प्लॉई विल बी एडेड इन हिज टोटल इनकम फॉर टैक्स पर्पस। तो फिर जो रिमेनिंग केसेस होंगे उसमें जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाएगी होटल के अलावा बाकी मुलाजमीन की, वो टोटल टैक्सेबल होगी। बाकी इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो मैंने फॉर्मेट में बताए हुए हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी, शाबाश, लोन टू एम्प्लॉय। वेयर अ लोन इज मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय, लोन जहां पर दिया जाता है कि एम्प्लॉयर की तरफ से एक एम्प्लॉय को, तो मैंने बताया था लोन बेनिफिट नहीं है, लोन पर बचने वाला इंटरेस्ट वो बेनिफिट है। कहता है वेयर अ लोन इज मेड टू एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई एंड इधर नो प्रॉफिट ऑन लोन इज पेएबल बाय द एम्प्लॉय, या आपसे कोई लोन जो है वो आपसे, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता आपसे, और रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन लोन इज लेस, या आपको लोन दिया जाता है और उस पर जो सूद दिया जाता है ना वो बहुत कम लिया जाता है, उस पर जो सूद आपसे लिया जाता है वो बहुत कम लिया जाता है, या 10% से कम लिया जाता है। मैंने बताया था 10% मार्केट रेट है जो आपको अज्यूम करना है यहाँ पर, बेंचमार्क रेट, जिस चीज़ के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो ना उस चीज़ को कहते हैं बेंचमार्क। क्या कहते हैं कि भाई हम इसके साथ अपना मुवाजना कर रहे हैं। तो आपने लोन टू एम्प्लॉय में जब फ़ायदा देखना ना, हमें फ़ायदा कितना हुआ, तो आपने लोन टू एम्प्लॉय में मार्केट रेट लेना है 10%, मार्केट रेट कितना लेना है 10%। द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स टू द एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी फॉर द टैक्स ईयर शैल बी इंक्लूडेड एन अमाउंट इक्वल टू, कितनी अमाउंट ऐड की जाएगी बेटा, अगर तो बगैर सूद के कर्जा दिया जा रहा है तो फिर आपने कर्ज की रकम पर 10% लेना है, कर्ज की रकम पर 10% लेना है।
द प्रॉफिट ऑन लोन कम्यूटेड एट द रेट ऑफ 10%। अगर आपसे वो इंटरेस्ट फ्री लोन ले रहा है तो आपने लोन की रकम पर 10% लेना है और वो 10% लेकर टैक्सेबल कर देना है। और अगर आपसे 10% से कम लोन पर इंटरेस्ट लिया जा रहा है, 10% से कम लिया जा रहा है, तो जितना कम लिया जा रहा होगा ना 10 में से वो माइनस करेंगे। मिसाल के तौर पर आपसे 7% लिया जा रहा है तो आपने 10 में से 7% माइनस करना है, बाकी 3% लेकर वो टैक्सेबल कर देना है। The difference between the amount of profit on loan paid by the employee in that tax year and the amount of profit on loan commuted at the rate of 10%, मतलब 10% का और जो कंपनी आपसे ले रही है इनका डिफरेंस ले लें, जो फर्क आएगा वो आपका बेनिफिट है, उसे आप टैक्सेबल कर देंगे। तो अगर आपसे वो 10% लेगा, जैसे मैंने फॉर्मेट में बताया था कि अगर आपको वो लोन दे 10% या उससे ज़्यादा पर, तो फिर तो कोई फायदा ना हुआ, फिर तो कोई बेनिफिट ना हुआ, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लोन टू एम्प्लॉय के बाद बेटा नेक्स्ट है स्पेशल अलाउंस। आज के लेक्चर का लास्ट है ये, क्योंकि नेक्स्ट हो जाएगा प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जब हम कल पढ़ेंगे ना तो वो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा और इस प्रोविडेंट फंड का इस वाला हिस्सा भी क्लियर हो जाएगा। आपने प्रोविडेंट फंड को इन परक्विजिट्स वाले क्वेश्चन नंबर 6 में भी लिखना है और अगर सेपरेट आ गया तो इसे अलग से भी लिखना है। मैं बताऊंगा कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कि अगर ये क्वेश्चन नंबर 6 में लिखना होगा तो कितना लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 7 में जब फुल फ्लैज प्रोविडेंट फंड लिखना है तो तब कितना लिखना है आपने। क्लियर है? अभी बहरहाल हम पढ़ने जा रहे हैं जी स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस रिसीव बाय एम्प्लॉय, आपने पढ़ा है कि स्पेशल अलाउंस का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस। ये स्पेशल अलाउंस क्योंकि ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए होते हैं, ये फुली एग्जाम्ड होते हैं। तो स्पेशल अलाउंस रिसीव बाय एम्प्लॉय ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़ आर कंप्लीटली एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स। तो स्पेशल अलाउंसेज जितने भी एम्प्लॉय को मिलते हैं, मैंने तीनों के बारे में बता दिया, उनका नाम यहाँ लिख देना आपने, ये फुली एग्जाम्ड है बेटा। 6 मैंने आपको परक्विजिट बताए अभी तक, मेरी बात सुने जरा ध्यान से। 6 परक्विजिट बताए हैं। 7th परक्विजिट आपने कौन सा लिखना है? पेंशन वाला। पेंशन जो यहाँ पर नहीं है बुक में, यहाँ पर नहीं है, फॉर्मेट में जो लिखवाया था वो सेम टू सेम लिख देना है। 7th ये लिख लिया पेंशन वाला, फॉर्मेट में से देख लीजिएगा। 8th लिखना है आपने स्पेशल एडिशनल अलाउंस, 8th वो लिख लिया। 9th कौन सा लिखना है? ग्रेचुटी फंड वाला। 6 मैंने आपको बता दिए, 6 स्पेशल अलाउंस तक पढ़ा दिए आपको। नोट से वो जो आपको मैंने फॉर्मेट समझाया हुआ लेक्चर में, उसमें पेंशन वाली ट्रीटमेंट वो आपने 7th परक्विजिट के तौर पर लिखनी है। स्पेशल एडिशनल अलाउंस 8th वाला परक्विजिट, ग्रेचुटी फंड 9th वाला परक्विजिट और 10th परक्विजिट हम कल करेंगे, दैट इज प्रोविडेंट फंड। तो टोटल 10 परक्विजिट्स हैं। अब कल जब आपने क्या करना है, आज आपने जितना मैंने अब तक पढ़ाया है थ्योरेटिकली इस क्वेश्चन को, उसे आपने घर में असाइनमेंट बनाकर रखनी है। रजिस्टर्स पर नीट करके लिख लें, पेजेस पर नीट करके लिख लें, ऐसी जगह पर लिखेंगे पेपर में आपको बुक से ना ये क्वेश्चन याद करना पड़े, आपको अपने बनाए हुए नोट से याद करना पड़े। तो इस क्वेश्चन को आपने अपने बनाए हुए नोट से याद करना है, तो उसका फॉर्मेट बना लेना है आपने। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं सब लोग? उसका फॉर्मेट बना के रख लेना है। कल जब बाकी पोर्शन पढ़ेंगे वो भी बीच में ऐड कर लीजिएगा। इस तरह आपका ये फुल फ्लैज क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। परक्विजिट्स का भी, परक्विजिट्स 9 मैंने बता दिए आज आपको। एक प्रोविडेंट फंड का रह गया, वो कल बता दूंगा, और प्रोविडेंट फंड का जो सेपरेट क्वेश्चन है वो भी आपको बता दूंगा कल इंशाल्लाह ताला। प्रोविडेंट फंड का जो सेपरेट क्वेश्चन है वो भी बता दूंगा। इस तरह आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसके साथ ही आज की वीडियो यहाँ पर वाइंड अप करते हैं।